हेलो दोस्तों। जीएस पेपर 2 का ये 11वां वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे ये बेसिक गवर्नेंस का पोर्शन है। ये गवर्नेंस का पोर्शन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला इसमें देखेंगे प्रेशर ग्रुप, और प्रेशर ग्रुप के अलावा इसमें मैंने एनजीओ किया है। प्रेशर ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर हो गया था, तो ये दो टॉपिक इसमें वीडियो में कवर कर पाया। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रेशर ग्रुप। क्वेश्चन आया था 2020 में, भारतीय राजनीति में प्रमुख प्रेशर ग्रुप, पीजीओई लिखा है। प्रेशर ग्रुप की पहचान कीजिए एवं भारतीय राजनीति में उसकी भूमिका। प्रेशर ग्रुप लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उपयोगी है, नुकसानदेह, ये इसके बारे में हम लिखेंगे। तो क्या क्या कई डायमेंशन इसमें देख लेंगे हम लोग। परिभाषा देखने, संविधान क्या कहता है इसके बारे में, विशेषता क्या है, प्रकार और भारत के प्रमुख प्रेशर ग्रुप कौन कौन से, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है। राजनीतिक संगठन राजनीति से परे होते हैं, राजनीतिक संगठन नहीं होते, लेकिन राजनीति है ना, इनको राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक। तो मैकाइवर ने इसकी एक डेफिनेशन दी है कि ऐसे संगठन जिसके सदस्यों के साझा हित होते हैं, है ना, जिनकी पूर्ति हेतु राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था पर वे लोग दबाव डालते हैं। तो ऐसे संगठन होते हैं, इनके अपने जो संगठन का निर्माण होता है ना, जो उनके सेम इंटरेस्ट जो होते हैं उनके आधार पे होता है। ठीक। फिर वो क्या करते हैं, राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव डालते हैं। संविधान क्या कहता है प्रेशर ग्रुप के बारे में, संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान का जो आर्टिकल 1C है ना, वो संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात करता था, वहीं से इसके आधार पर बनाए जा सकते हैं। ठीक। विशेषता क्या है, तो एक तो पहली बात ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रियाओं में भाग तो नहीं लेते, लेकिन उसको प्रभावित करते हैं। हितों की पूर्ति हेतु इनका गठन होता है, जैसे भारतीय किसान यूनियन। दबाव की राजनीति का प्रयोग करते हैं ताकि अधिक से अधिक संसाधनों की मांग कर सकें, अपनी मांगों को पूरी करवा सकें, जैसे गुज्जर आंदोलन राजस्थान में चला करता था। पारंपरिक व आधुनिक तकनीकों को प्रयोग करते। पारंपरिक तकनीकें जैसे हड़ताल, घेराव, चक्का जाम, है ना, और ज़्यादा मतलब ड्रामे कर इनके देखो तो पटरियाँ उखेड़ना शुरू कर देंगे, सड़क खोदना शुरू कर देंगे, तो ये तो खैर गलत है। ठीक है। आधुनिक तकनीक जैसा आजकल सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हैशटैग अभियान वगैरह चलता है, इसमें इसको सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे कि अभी किसान आंदोलन चला था। ये क्या करते हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं और राजनीतिक जागरूकता के प्रतीक होते हैं। ठीक। अधिकारों के प्रति जागरूक किसको करते हैं, जिन इंटरेस्ट को लेकर ये ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था, जो इनके सदस्यों को लेकर अधिकारों के प्रति उनके क्या क्या अधिकार है उसके प्रति जागरूक करते हैं, उनके साथ क्या क्या मतलब समस्याएं उत्पन्न हो रही उसके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ एक जो पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है ना, उसको ये बढ़ाते हैं। तो ठीक है। तो राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता व राजनीतिक जागरूकता के प्रतीक होते हैं। प्रकार इसमें देखा जाए तो जितने टाइप के हित हो सकते हैं उसके आधार पर ये बनते हैं। मेनली इनको दो पार्टों में डिवाइड किया गया, एक तो औपचारिक दबाव समूह और एक अनौपचारिक दबाव समूह। औपचारिक वो होते हैं जो बेसिकली एक पेशेवर लोगों के समूह होते हैं, है ना, जैसे व्यवसाय के आधार पर समूह बना लिए, जैसे फिक्की हो गए, एसोचेम हो गए। ये लोग क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके हितों को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक। ट्रेड यूनियंस हो गए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गई, हिंद मजदूर सभा, ये क्या होती है, मजदूरों के हितों को प्रोटेक्ट करती है। पेशेवर ग्रुप और जैसे कौन से हो गए, जैसे IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी इसमें सम्मिलित होगा। हम कृषक संगठन हो गए, जैसे भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, ये सब क्या होंगे, ये एक प्रकार के जो औपचारिक दबाव समूह वो हैं। अनौपचारिक कैसे होते हैं, ये जो होते हैं अनौपचारिक संगठन विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों जैसे धर्म, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर बनते हैं। जैसे धार्मिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, जमात इस्लामी। ठीक है। जातिगत संगठन जैसे हरिजन सेवा संघ, नडार जाति संगठन। भाषाई आधार पर जो संगठन बने जैसे तमिल संघ, आंध्र महासभा इत्यादि। ठीक है। तो ये औपचारिक अनौपचारिक संगठन हो गए। अगला देखते हैं इनकी कार्य और भूमिका क्या होती है। तो पहला है प्रतिनिधित्व। किनको प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जिन समूह के पास पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होता, मतलब वो छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं, उनके पास पर्याप्त जो है पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होती है। ठीक है। तो वो उन छोटे ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इन प्रेशर ग्रुप की स्थापना की जाती है। जागरण तथा शिक्षण, अपने सदस्य होते हैं, उनको जागृत करते हैं, अधिकारों के प्रति
शिक्षित करते हैं, किसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र लेखन इत्यादि के माध्यम से शिक्षण और जागरण का कार्य करते हैं। सरकार से पैरवी करते हैं, जैसे मंत्री होते हैं, सांसद हो गए, इन लोगों को जाके लॉबिंग टाइप की करते हैं, कानून बनाने के लिए उनसे कहते हैं, दबाव बनाते हैं। जैसे फिक्की क्या करता है, जो उद्योगों के लिए सरकार की लॉबिंग करता है सरकार से और उद्योगों के अनुकूल कानून बनाने की वो सिफारिश करता है। ठीक है। राजनीतिक भागीदारी अगर देखी जाए तो अपने हितों का समर्थन करने वाले जो राजनीतिक दल होते हैं इनका समर्थन करते हैं, और इनके हितों के जो समर्थन नहीं करते हैं उसका ये विरोध करते हैं। जैसे पुरानी पेंशन को लेकर आजकल जितने भी सरकारी संगठन हैं जो सरकारी विभाग हैं, उनको एक सरकारी संगठन उन्होंने खड़े कर लिए। खास करके अभी देखा जाए अटेवा शिक्षा संघ में एक शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें एक अटेवा संगठन है, ये पुरानी पेंशन को लेकर मांग कर रहा है। ठीक है। जनमत का निर्माण व आंदोलन के लिए अपने हितों के अनुरूप क्या करते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं, और अगर मांगे उनकी पूरी नहीं होती तो वो क्या करते हैं, उसका एक आंदोलन को देखने को मिलता है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, इसमें जो आदिवासी ट्राइबल्स थे ना, उनका जो पलायन हो रहा था उसको रोकने के लिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना की। लद्दाख बचाओ आंदोलन जो अभी चल रहा है, जो तुम्हारे वो हैं क्या नाम है, सोनम वांगचुक, वो चला रहे हैं। ठीक है। नीति निर्माण व क्रियान्वयन में सहायता करते हैं सरकार की प्रशासन की क्या करते हैं, नीति निर्माण में सहायता करते हैं। जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन क्या है, ये एक थिंक टैंक है, एक प्रकार से प्रेशर ग्रुप भी मान लो। जो विदेशी मामले होते हैं ना, उनसे संबंधित कोई भी नीतियाँ बनानी होती है तो सरकार को ये ORF क्या करता है, उनकी सरकार की सहायता करता है। ठीक। अब ये है अगला, इसमें जो डायमेंशन है कि राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। कुल यहाँ पर बात है राजनीतिक व्यवस्था की। तो प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, सरकार और जनता के बीच के कड़ी होते हैं। सरकार को जमीनी जो वास्तविकता है उससे परिचित कराते हैं, ताकि सरकार उनसे संबंधित वास्तविक स्थिति को समझकर लॉ बना सके। ठीक है। अल्पसंख्यकों को आवाज़, मतलब जो अल्पसंख्यक समूह होते हैं उनको आवाज़ देते हैं, उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। जनमत का निर्माण करते हैं। जनमत का निर्माण किसके, या तो सरकार जो राजनीतिक दल है उनकी मांगों का समर्थन करा तो उसके फेवर में करते हैं, और जो राजनीतिक दल इनकी मांगों की, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं पर्टिकुलर इनकी मांगों की अनदेखी करता है तो उसका ये विरोध करते हैं। ठीक। सरकार को विशेषज्ञ सलाह देते हैं। जैसे तीन तलाक के संदर्भ में जब कानून बना रही थी सरकार, तो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, इन्होंने क्या था, सरकार को बहुत अच्छे खासे इनपुट्स दिए थे ताकि इस संदर्भ में ऐसे कानून बनाए जा सके। ठीक है। सरकार की नीतियों को आकार तथा जनकेंद्रित बनाते हैं। जैसे श्रम कानून आए थे तो विभिन्न जो श्रमिक संगठन थे इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। ताकि जो श्रमिक हैं उनके वेलफेयर में कानून बनाए जा सकें। ठीक है। सरकार व राजनीतिक दलों को जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। ठीक। तो ये इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोग, प्रेशर ग्रुप, वो है। अगला इसमें पॉइंट है, भारत में प्रेशर ग्रुप से संबंधित चिंताएं क्या हैं। तो चिंताएं पहली बात जो संकीर्ण स्वार्थों पर आधारित होती हैं। ठीक है। जैसे ऑल इंडिया जो कास्ट के आधार पर होगी, जैसे ये तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, भारतीय ब्राह्मण महासभा, ये क्या करती है, केवल ब्राह्मणों के जो इंटरेस्ट होते हैं, एक कास्ट के इंटरेस्ट होते हैं उसको बढ़ाते हैं। ऐसे ही अखिल भारतीय तुम्हारे बेस्ट फेडरेशन करके है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट फेडरेशन हो गई, ये सिर्फ वैश्यों के वो करती है। एसोचैम हो गई, सिर्फ इंडस्ट्रियल उसके हितों को आधारित हुई, जो कि इनके संकीर्ण हित होते, पूरे समाज के हित लेके नहीं चलते। सत्ता का दुरुपयोग करते हैं कैसे, जैसे मान लो इनके इंटरेस्ट को जो मतलब सपोर्ट करते हैं वो सत्ता में आ गई तो अपने हिसाब से क्या करते हैं, फिर सत्ता में उनका हिसाब से अपने हिसाब से जो पावर है उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, सरकार पे प्रेशर बनाने लगते हैं। अस्थिरता भी उत्पन्न करते हैं। जैसे नक्सल आंदोलन था, एक प्रकार से प्रेशर ग्रुप ही था। इसने क्या करा था, देश में अस्थिरता उत्पन्न करी, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। विकास का जो चक्र है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे ग्रीन पीस फाउंडेशन था, है ना, ये जो NGO था, NGO एक प्रकार से प्रेशर ग्रुप ही होते हैं। तो ये क्या कर रहा था, ये विदेशों से चंदा लेता। तो जो तमिलनाडु में कुंडाकुलम प्रोजेक्ट है उसको आसपास के ग्रामीण जो लोग थे उन्होंने इसको भड़काया, ताकि इस कुंडाकुलम जो पावर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है इसको बनने से रोका जा सके। ठीक है। राजनीतिक हितों से प्रेरित होते थे। कभी कभी क्या होता है, कोई राजनीतिक दल होता है ना, वो अपने हिसाब से प्रेशर ग्रुप खड़ा कर देता ताकि जो सत्ता में बैठी सरकार उसके अगेंस्ट वो लोग विरोध कर सकें, एक जनमत का निर्माण कर सकें। ठीक है। तो राजनीतिक दल से भी प्रेरित होते हैं। जवाबदेही की कमी होती है, क्योंकि जवाबदेही किसके प्रति होगी, जो दल है, जो संगठन है उसी के प्रति होगी, उसमें कोई ऐसा निर्धारित नहीं होता। कुल मिलाकर इनकी जो सार्वजनिक जवाबदेही है वो निश्चित नहीं होती है। ठीक है। आंतरिक लोकतंत्र, इनमें भी अभाव हो तो कोई मतलब तो होता नहीं है इसका, है ना। सामाजिक आर्थिक संपन्न वर्गों के हितों को पोषित करती हैं।
बहुत सारे प्रेशर ग्रुप जो देखे गए वो बनते ही इसलिए जो सामाजिक आर्थिक जो संपन्न वर्ग हैं उनके हितों को पूरा करती है। जैसे फिक्की, फिक्की में आप देखो क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं सब उसमें शामिल हैं, तो फिक्की कर रही है जो इंडस्ट्रियलिस्ट के जो हित हैं उनको पोषित कर रही है। आप भारतीय किसान यूनियन में देखो, ठीक है, जो बड़े बड़े किसान हैं वो उन्होंने इसका संगठन को कब्जा कर रखा है, वो बड़े बड़े किसान हैं इसमें। तो बड़े किसानों उनके जो हित होते हैं, हालांकि छोटे किसानों की बात करते हैं, लेकिन बड़े किसानों को ज़्यादा उनके जो होते हैं वो हित उनको पोषित करते हैं। ठीक, तो ये होगा इसका अगला। इसमें डायमेंशन है राजनीतिक दल से किस प्रकार ये भिन्न है। तो अगर देखा जाए तो जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक प्रकार से एनजीओ होते हैं। ठीक है, गैर राजनीतिक दल संगठन होते हैं जो सरकारी नीति और प्रशासन को प्रभावित करने के लिए बनाते हैं, जबकि राजनीतिक दल होते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ लोग एक समान विचारधारा के आधार पर एक दल का गठन करते हैं। ठीक, लक्ष्य क्या होता है इसमें, प्रेशर ग्रुप का लक्ष्य क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करना, और जबकि राजनीतिक दल का क्या होता है, राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना। अगर यूनिट की बात करें तो प्रेशर ग्रुप औपचारिक भी हो सकते हैं, अनौपचारिक भी हो सकते हैं, अधिकांश जो है गैर मान्यता प्राप्त होते हैं, जबकि राजनीतिक दल औपचारिक संगठन होते हैं और अधिकतर को उनमें जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनको मान्यता प्राप्त होती है। सदस्यों की बात करें तो प्रेशर ग्रुप में समान मूल्यों के आधार पर, समान हितों के आधार पर उनके सदस्यों का एकीकरण होता है, जबकि पॉलिटिकल जो होते हैं ना राजनीतिक दल, उनमें राजनीतिक विचारधारा उनको एक जगह लेके आती है। ठीक है, चुनावी प्रक्रिया में अगर बात करें तो चुनावी प्रक्रिया में प्रेशर ग्रुप भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, है ना, जो राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसको ये प्रभावित करते हैं। एक मिनट, तो ये जो होते हैं चुनावी प्रक्रिया में लड़ते तो नहीं है कोई चुनाव, लेकिन राजनीतिक दलों के हितों के आधार पर उनका समर्थन या विरोध करते हैं, जबकि जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं जनता के मुद्दों को प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। ठीक, जवाबदेही की बात करें तो इनकी कोई जवाबदेही जो प्रेशर ग्रुप के संगठन और समूह के लोगों के प्रति होती है, जबकि जो राजनीतिक दलों की जवाबदेही वो कई ज़्यादा ब्रॉड होती है, जनता के प्रति होती है। ठीक है, इस प्रकार प्रेशर ग्रुप लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, लेकिन लोकतंत्र के सशक्तिकरण में इनके जो संबंधित चुनौतियाँ हैं जो कि ऊपर पड़ के आए, उनमें सुधार करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ये हो गया प्रेशर ग्रुप। अगला टॉपिक जो है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, परिभाषा देख लेंगे, गठन क्या है, भूमिका, चुनौतियाँ और सरकारी प्रयास, ये सब देख लेंगे इसमें। तो परिभाषा एक ब्रॉड जो इनकी डेफिनेशन है वो वर्ल्ड बैंक ने दी। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि एनजीओ जो होते हैं ऐसे स्वैच्छिक संगठन होते हैं, ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के रूप में परिभाषित किया गया है जो पूर्णतः सरकार से स्वतंत्र होते हैं, पहली चीज़। ठीक, अलाभकारी संगठन होते हैं, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, इनका लक्ष्य क्या होता है, सामुदायिक विकास तथा बुनियादी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं। जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं सामुदायिक विकास में या बुनियादी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में इनकी एक्टिविटीज़ चलती हैं। इनको स्वैच्छिक संगठन भी कहा जाता है या नागरिक समाज संगठन भी इनको बोला जाता है। गठन की अगर बात करें तो इनका उल्लेख कर देखा जाए तो संविधान के 1901C संघ बनाने के अधिकार में इनसे इनको शक्ति प्राप्त होती है। पंजीकरण की बात करें इसके लिए 3 अधिनियम है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882। इन तीनों अधिनियम के माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। भूमिका की एनजीओ की बात करें तो सरकार के पूरक के रूप में होती है। ठीक है, जैसे असर क्या है ना, ये स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है, सरकार को जो बहुत अच्छी इंसाइट्स देता है नीति निर्माण, जिससे सरकार को काफ़ी सहायता मिलती है। ठीक है, क्षमता निर्माण की बात करते हैं, ये बहुत सारे जो एनजीओ होते हैं जो क्षमता निर्माण है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य करते हैं। जैसे रैपिड रिस्पॉन्स, ये क्या है, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना उसके ऊपर डेडिकेटेड है। तो जितनी भी आपदा के टाइम में क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसका कैसे प्रबंधन करना चाहिए, ये उसके संबंध में क्षमता का निर्माण करती है। ठीक है, सामाजिक समस्या बुराई से लड़ने में, जैसे बचपन बचाओ एनजीओ बाल श्रम को रोकता है। ठीक है, बाल श्रम से लड़ने के खिलाफ ये लड़ता है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और विकास में इनकी भूमिका होती है। जैसे प्रधान एनजीओ है ना, आय सृजित, ये यूपी बेस्ड एनजीओ है, तो आय सृजित करने वाली जो गतिविधियाँ इनको बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। महिला सशक्तिकरण से संबंधित ये अनादर एक और यूपी की एनजीओ है, सोशल सहेली एनजीओ। ये महिला को सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से कौशल
प्रशिक्षण प्रदान करती है, ठीक है। तो महिलाओं को सशक्तिकरण में इनकी भूमिका रहती है। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, इन्होंने क्या करे, भोजन तथा पेय पदार्थों में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं ना, इनके प्रयोग के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चला रखा है। तो कुल मिला के जो और ये जो होते हैं, इनकी जो भूमिका होती है, एक बहुत डाइवर्सिफाई इनकी भूमिका होती है, हर क्षेत्र में इनकी एक भूमिका रहती है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में इनकी भूमिका होती है, इसलिए इसके विषय में जहाँ क्या कहा जाता है, जहाँ सरकार नहीं पहुँचती वहाँ एनजीओ पहुँचते हैं, ठीक। इतनी इंपॉर्टेंट इनकी भूमिका होती है। चुनौतियाँ क्या है, कारपोरेट एनजीओ गठजोड़ देखा जाता है, इनका नेक्सस देखा जाता है। क्यों? जो कारपोरेट के लोग क्या करते हैं ना, जो सीएसआर है, सीएसआर को अपने हिसाब से यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, एनजीओ का गठन कर देते हैं, ठीक। ये एनजीओ को पैसा देते थे, एनजीओ इनके हिसाब से पैसा खर्च करता है, और ये लोग क्या करते हैं, बड़ा चढ़ा के उसको दिखाते हैं कि हम देखो यहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, ये फर्जी वित्तीय हस्तांतरण इसमें कई बार देखा गया है, ठीक है। जैसे एनजीओ भरोसा 2011 में था, ये इस हिसाब से बंद कर दिया गया। वैधता तथा जवाबदेही संबंधी चिंताएं, जैसे जो आईबी है, आईबी ने बताया कि भारत में 600 लोगों पर कम से कम एक एनजीओ है ना। इसमें से केवल 10% ही एनजीओ ऐसे हैं जो अपनी आय व्यय का विवरण का ब्यौरा देते हैं। आईबी ने तो ये भी बताया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, कि बहुत सारे एनजीओ जो भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनकी वैधता और जवाबदेही संबंधी इनमें चिंताएं। विदेशी फंडिंग से संबंधित मुद्दे, वही विदेशों से फंड ले रहे हैं और भारत को इंस्टेबिलिटी भारत में ला रहे हैं। जैसे जाकिर नायक, ये क्या कर रहा था, इसका जो एनजीओ है भारत में चरमपंथ को फैला रहा था। इसका परिणाम हुआ कि एक बार बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए थे बांग्लादेश में, तो जाकिर नायक से जो इन्फ्लुएंस लोग थे, वो जो टेररिस्ट थे, उन्होंने बांग्लादेश में हमला किया, ठीक है। ऐसे ही ग्रीन पीस जो एनजीओ है, ये विकास में अवरोध डालता है ना। कुंडाकुलम का जो प्रोजेक्ट है उसमें इसने बाधा डाली थी। भ्रष्टाचार व धन के दुरुपयोग की भी इन पर आरोप लगते हैं। जैसे सरकार से अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय लोग जो दान दाता हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं और उस पर उसका धन का दुरुपयोग करते हैं, ठीक। धन और प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है इसमें, है ना। सरकारी हस्तक्षेप भी काफ़ी देखा जाता है, खासकर जो सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं, इनमें क्या करते हैं, जो सरकार होती है ना, वो इनमें काफ़ी इंटरफेयर करती है, ठीक। तो इनके जो एनजीओ की ये चुनौतियाँ हैं। सरकारी प्रयास क्या गए, इनमें सुधार करने के लिए कुदाल आयोग आया था 1982 में, एनजीओ की भूमिका की जांच करने से संबंधित था। एक नीति आई थी स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए, राष्ट्रीय नीति 2007 घोषित की गई, जो वॉलंटरी रूप से एनजीओ की स्थापना करना चाहते हैं। एफसीआरए, तो ये एफसीआरए अधिनियम क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट 2010 में आया था। ज़्यादा प्रभावी इसमें बनाया, खास करके जो फॉरेन फंडिंग है एनजीओ को होती है, उस पर मतलब उस पर निगरानी करने के लिए इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया कि जो प्रशासनिक व्यय, जितनी फंडिंग मिलती है इनको, उस पर प्रशासनिक व्यय पर मात्र 20% ही खर्च करेंगे, पहले 50% तक था। इन एनजीओ को लोकपाल अधिनियम 2013 के अधीन लाया गया। इसमें ये प्रावधान किया है 10 लाख से अधिक जो भी विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं चंद एनजीओ, वो इसके अंदर स्कैन के अंदर जो लोकपाल है, लोकपाल अधिनियम के स्कैनर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नीति आयोग क्या करता है, इसकी नोडल एजेंसी नियुक्त की गई है मान्यता प्रदान करने और पंजीकरण हेतु। विजय कुमार समिति आई, इन्होंने इसकी अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने की बहुत आवश्यकता, खास करके एक टाइम बाउंड इनका क्या होना चाहिए, ये रेगुलरली इनका एक ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि जो एनजीओ होते हैं उनकी हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका होती है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सरकार के पूरक के काम करते हैं। और दूसरे, इनको ह्यूमन राइट का वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट, यानी ह्यूमन राइट का निगरानी करने वाला इनको बोला जाता है, ठीक है। इनके संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें अगर समाधान कर लेते हैं तो एनजीओ की भारत में जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक। तो ये हो गया आज के टॉपिक। इस वीडियो में बस नहीं, थैंक यू सो मच।